हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ओके, सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो लास्ट में वीडियो में दीवाने आम दीवाने खास के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, किस तरह से बनाए गए। तो अगर हम बात करें शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल थे वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क्यू। शाहजहाँ के ऑडियंस हॉल मॉस्क्यू की तरह बनाए गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप को देखो, आपने मॉस्क्यू से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने जो स्पेशल ऑडियंस हॉल थे जहाँ बैठते थे, मीटिंग वगैरह होती थी कह सकते हैं, उनको मॉस्क्यू से रिजेंबल बनाया, मॉस्क्यू का जैसा, मस्जिद का जैसा बनाया, ठीक है। उनका जो थ्रोन होता था, थ्रोन मतलब एक तरह का सिंहासन आप कह सकते हैं, जो थ्रोन होता था उसको जिस प्लेस पे रखा जाता था वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज अ किबला, the direction faced by Muslim at prayer. Since everybody faced that direction when court was in session, the idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architecture features. तो जहाँ पर उस थ्रोन को रखा जाता था, वो बेसिकली वही डायरेक्शन थी, उसे किबला कहते थे। किबला मतलब जो मुसलमानों के जो प्रेयर की डायरेक्शन होती है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो जिस टाइम पे सेशन चलता था तो उस टाइम सब उसी की ओर डायरेक्शन करके बैठते थे। तो कहने का मतलब ये आर्किटेक्चरल फीचर्स की जरिए हमको ये बताया जा रहा था कि राजा जो है, किंग जो है, रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। कहीं ना कहीं ये हमको बताया जा रहा है। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. Behind the emperor's throne were a series of Pitradura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing in the lute. It was believed that Orpheus' music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. The construction of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. शाहजहाँ इस तरह से उसने एक रेड फोर्ट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पित्रा ड्यूरा बेसिकली क्या होता है, कलर्ड स्टोन आप इनको कह सकते हो, जिसमें उन्होंने अपने जो देवता थे, ठीक है, जो उनके यूनानी या फिर ग्रीक जो गॉड थे आर्फियस, उनको क्या दिखाया है, आप यहाँ पे लिखा है देखो, ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। ल्यूट मतलब वीणा, ठीक है, वीणा बजाते हुए उसमें दिखाया गया है, ठीक है। और कहा जाता था कि जो ऑर्फियस का म्यूजिक है, it was believed that Orpheus' music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. और ये कहा जाता है कि आर्फियस का जो म्यूजिक होता था वो तो इतना जैसे तानसेन कहते हैं ना, हम तानसेन का नाम लेते हैं, तो वैसे ही ऑर्फियस का म्यूजिक भी इतना शानदार था, इतना औसम था, इतना पीसेबल था कि वो एनिमल्स को, जो बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, उनको भी वो क्या कर देता था, एक तरह से आप कह सकते हो कि शांत बना देता था, ठीक है, क्वाइट काम कर देता था। और तब तक जब वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं लगते थे, कोई को एग्जिस्टेड टुगेदर पीसेबली, जब तक पीसेबली वो शुरू रहना ना शुरू कर दें, तब तक का वो मतलब ऐसा म्यूजिक था। कहने का मतलब आप सोच सकते हो कि ऐसा म्यूजिक रेयरली ही सुनने को मिलता है कि एनिमल्स भी शांत हो जा रहे हैं। तो हालांकि अपने आप में ये बात सुनने में काफ़ी कह सकते हो आप वियर्ड भी है। वियर्ड इस सेंस में है कि जो आपके जानवर हैं वो भी शांत हो जा रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो दे डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट म्यूज़िक, ठीक है। बट हम मान सकते हैं कि उस समय पे जो ग्रीक गॉड हैं, ठीक है, गॉड हैं, तो हम मान सकते हैं उनका अपना एक क्या है, एक अपना, आप कह सकते हो कि अपना उनका एक तरीका है, अपना एक उनकी इमेज है, गॉड है, तो गॉड कैन डू एनीथिंग, वी नो। तो हम क्या मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ओके,
The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. तो बेसिकली शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल थे वो भी इसी तरह से बनाए जाते थे कि लोग एक साथ एक तरह से एक टुगेदर इन हार्मोनी, दे वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मोनी, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें, ठीक है, एक इक्वल ट्रीटमेंट के साथ रहें, इक्वल बिहेवियर के साथ रहें. In the early years of his reign, Shahjahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna. These were set in the midst of formal gardens constructed in the Charbagh format. The Charbagh garden also had a variation that historians describe as the riverfront garden. In this dwelling was not located in the middle of the Charbagh but at its edge, close to the bank of the river. तो बेसिकली उस समय पे चल क्या रहा था ना, चार बाग जो अकबर ने शुरू किया, स्टार्ट करा, ठीक है, हालांकि बाबर ने भी उसमें अपना इंटरेस्ट तो बताया ही था, बट अगर अच्छे से प्योरिटी के साथ गए तो अकबर ने शुरू किया, ठीक है. अब शाहजहाँ की कैपिटल आगरा थी स्टार्टिंग में, इनिशियल ईयर्स में. तो वहाँ पर को जो सिटीज़ बन रहे थे, अब सिटी कौन बना रहे थे यहाँ भी देखना है, नोबिलिटी. नोबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से स्पेशल जो लोग थे, ठीक है, मीन्स कह सकते हो जो कुछ रिच पर्सन होते होंगे या ट्रेडर्स होते होंगे, ठीक है, स्पेशल लोग, वो अपना जो अपने घर थे जो रेजिडेंशियल थे उनको यमुना रिवर के बैंक, मतलब उसके कोस्ट पे क्या कर रहे थे, बना रहे थे. और ये जो इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा था ये भी एक तरह से चार बाग पे ही पूरा बेस्ड था. और इनको रिवर फ्रंट गार्डन भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि ये चार बाग के बीच में तो नहीं होते थे, लेकिन जो रिवर कोस्ट था उसके कोस्ट से ही लगे हुए थे, ठीक है. इसका सीधा सा एग्जांपल ताजमहल है, ठीक है, रिवर फ्रंट गार्डन का ही एग्जांपल ताजमहल है आपका, ठीक है. शाहजहाँ एडेप्टेड the riverfront garden in the layout of Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. Here, the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river, and the garden was to its south. शाहजहाँ, ये आप देख सकते हैं ताजमहल, देखिए कितनी शानदार आर्किटेक्चर है जिसने भी ये बनाया, ठीक है, जो भी इसमें पूरे जिन जिन लोगों ने इसको बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन किया, आप देख सकते हैं कि अल्टीमेट पीस ये एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई है, ठीक है. ये भी एक तरह से आप देख सकते हैं ये चार बाग पे ही डिपेंड पूरा है, ठीक है. आप अगर ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कुछ जस्ट वेट, ये कुछ चार बाग जैसा ही है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, बट इसके बीच में ताजमहल नहीं है, वो उसके आगे की तरफ है, ठीक है, इसलिए रिवर फ्रंट गार्डन इनको हम कह देते हैं. ठीक है, अब देख सकते हैं ये यमुना रिवर है और इसके आसपास भी क्या बने हुए हैं, हाउस बन रहे हैं, ठीक है, ताजमहल भी यहीं पर बना हुआ है. तो ये रिवर फ्रंट गार्डन का ही एग्जाम्पल है. यहाँ पर आप देखते हैं 1850 मैप ऑफ शाहजहाँबाद, ठीक है, एम्परर्स रेजिडेंस, ठीक है, आप इसमें ढूंढ सकते हैं एम्परर का रेजिडेंस. इट इज़ योर वर्क. ओके, व्हाट इट सेज दैट शाहजहाँ ने वही एडॉप्ट किया जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, उसको आगे पे बनाया उसके साउथ में. Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. Shahjahan developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the riverfront. Only especially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. अब शाहजहाँ
ने ये रिवर फ्रंट गार्डन वाला पैटर्न इसने अडॉप्ट किया, ठीक है। वाइट मार्बल्स का इसने यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर को जितने भी नदी पर जितने भी नोबिलिटी वो उसके कोस्ट पे बना रहे थे ना, तो उसने इसको ही कंट्रोल करने के लिए एक दिल्ली में इस बेसिकली, क्योंकि ये नोबिलिटी वहाँ पर को सारे आ गए थे, तो उन पे कंट्रोल रखने के लिए ही वो वहाँ पर को आया। ताजमहल भी बनाया और शाहजहाँबाद उसने सिटी भी इस्टेब्लिश करी, ठीक है। और वहाँ पर को सबको आने का परमिशन नहीं होता था। दारा सिंह को याद रखना, दारा सिंह को बड़ा ही एक तरह से शाहजहाँ का फेवरेट सन हुआ करता था। वो बात अलग है कि दारा सिंह को नहीं जीता लास्ट में, जब सक्सेसर बनने के लिए वॉर शुरू हुआ, ठीक है, कि कौन बनेगा नेक्स्ट किंग। उसमें औरंगजेब जीत गया था, ठीक है। बट जो हम कह सकते हैं कि जो फेवरेट होता है ना, वो दारा शिकोह था यहाँ पे। रीजन एंड एम्पायर की बात करें तो एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region were adopted by another. In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. In Vrindavan, near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal palace in Fatehpur Sikri. अब आप खुद ही समझिए कि आप अगर किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो क्या उस लोकेलिटी में रहने वाले दूसरे लोगों का इम्पेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा? ये तो ऑब्वियस है कि ऐसा होगा, इम्पेक्ट तो पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ भी। ये जितने 18th और 8th सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारे जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जो राइन था, जो जिसका भी डायनेस्टी थी, उसकी अपनी बिल्डिंग चल रही है। वो एक दूसरे को देख के किसी और का कॉपी करके, ठीक है, वो बनाते थे। और कॉपी करना यहाँ पर को भी अच्छी चीज़ें थी, उनको लगा कि ये अच्छा है तो उन्होंने कॉपी करा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें विजयनगर की, अगर बात करें यहाँ पे विजयनगर के बारे में कहता है, देखो क्या कहता है। इन विजयनगर फॉर द एग्जांपल एलिफेंट स्टेबल्स, जो एलिफेंट स्टेबल्स होते थे, ठीक है, वो आपका बीजापुर और गोलकुंडा का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उससे लिया था। और ऐसी मथुरा में आपका वृंदावन में जो टेम्पल्स बने, ठीक है, उसका अगर आर्किटेक्चर देखो तो फतेहपुर सीकरी में जो बने हुए हैं उससे काफ़ी मैच करता है, ठीक है। यहाँ पे कहता है ना, इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चर स्टाइल्स दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन द फतेहपुर सीकरी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अगर किसी जगह पर रह रहे हो, वहाँ पर बाकियों का भी इम्पेक्ट आप पे पड़ता है और आपका इम्पेक्ट भी उन पे पड़ेगा, ठीक है। द creation of large empire that brought different region under their rule helped in this cross fertilization of artistic forms and architectural styles. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural styles in the construction of their own buildings. In Bengal, for example, the local ruler had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. The Mughals liked the Bangla Dome. ओके, अभी आपको फिगर में दिखाएंगे इसको, ठीक है। सॉरी, चैप्टर 9 में आपको ये दिखाया जाएगा। So much that they used in their architecture. The impact of other regions was also evident. In Akbar's capital of Fatehpur Sikri, many of buildings show the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. अब देखो यहाँ पर को इन्होंने सिर्फ यहीं से नहीं अडोप्ट किया, ये आपके मुगल्स अडोप्ट करने में काफ़ी फेमस थे, काफ़ी एक्टिव थे, ठीक है। तो इन्होंने बंगाल में जो एक बंगला डोम कहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का होता था कि जैसे झोपड़ी टाइप का जो हम कहते हैं ना, अब यहाँ पे कहते हैं इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल रूलर हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वर डिजाइन टू रिजेंबल अ थैच्ड हट। तो इसको छप्पर जैसा जो हम देखते हैं, ठीक है, इसका मैं आपको बाद में एक इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, मे बी इन नेक्स्ट वीडियो। तो उन्होंने बंगला से वो बंगला डोम तरह का उसको अपने में, अपने अगर
अपने जो बिल्डिंग्स थे उसमें उसको एडप्ट कर लिया। ऐसे ही फतेहपुर सीकरी में कई सारी बिल्डिंग ऐसी थी जो गुजरात और मालवा की आर्किटेक्चरल स्टाइल से मैच खाती हैं, ठीक है, मैच करती हैं। Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. अब 18th सेंचुरी के बाद तो हम देखते हैं कि मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल उसमें डेवलप हुई वो अदर रूलर्स ने भी उसको क्या करा, उसको एडेप्ट किया, ठीक है, और अपनी बिल्डिंग्स में उसको यूज़ भी किया। ओके, आप यहाँ पर को देख सकते हैं चर्चेज दैट टच द स्काई फ्रॉम द 12th century onwards. Attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. This architectural style, as known as Gothic, was distinguished by high pointed arch, the use of stained glass, often painted with a scene drawn from the Bible, and flying buttresses, tall spires and bell towers which were visible from a distance were added to the church. One of the best known examples of this architecture style is the Church of Notre Dame in Paris. Notre Dame in Paris, which was constructed through several decades in the 12th and 13th century. अब आप देखो इंडिया में इस तरह का हो रहा था, लेकिन अगर आप पेरिस फ्रांस की बात करें तो वहाँ उस समय पर कैसे चर्च बन रहे थे जो बिल्कुल स्काई को टच कर रहे हैं, चर्च दैट टच स्काई, ठीक है, उसको गोथिक, उनकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल था उसको गोथिक नाम से उसको हम बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल इट गोथिक, ठीक है। उसमें होता क्या था, एक तरह से हाई पॉइंटेड आर्क होते थे, ठीक है, द यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास ऑफन पेंटेड विद साइन ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरसेस, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली उसमें ना, जैसे बाइबल से जो बाइबल में जो दिखाए गए हैं सीन, उनको उसमें कोशिश करी है उस चर्च की बिल्डिंग में दिखाने की, ठीक है, कुछ इमेजेस होती होंगी, उसको कोशिश किया है लेआउट, उसको लेआउट करने का, ठीक है। तो ये पेरिस का नोट्रेडम चर्च है जो 12th या 13th सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारे डिकेट्स में बन के तैयार हुआ। और तो देखो यही है, हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स बन रही थी, हमारे यहाँ बिल्डिंग्स का पैटर्न अलग था, वहाँ की बिल्डिंग्स का पैटर्न अलग था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप पढ़ें, ठीक है, ये जो साइड साइड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो इनको आप नोट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर को हमारे चैप्टर फिनिश होता है। ओके।